प्रीति बसंतपुर गांव में रहा करती थी, लेकिन आज वो शहर जा रही थी जहां वो एक कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करेगी। वहां उसकी दोस्त गौरी पहले से ही रहती थी। बेटी अपना ख्याल रखना और पहुंचकर फोन कर देना। जी पिताजी, आप चिंता न करो। वैसे भी गांव में छलावा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। प्रीति अपने घर से निकली और बस अड्डे की तरफ चलती। बस अड्डे तक जाने के दौरान रास्ते थे, एक पक्का रास्ता, दूसरा कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता खतरनाक था, लेकिन वहां से कम समय लगता था। प्रीति ने वही रास्ता चुना। ये रास्ता इतना भी मुश्किल नहीं है, पता नहीं सब इसे इतना बुरा क्यों कहते हैं। तभी अचानक प्रीति को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो जैसे ही मुड़कर चलने लगी, अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ी। वो हैरान थी क्योंकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो टकरा जाती। फिलहाल वो उठी, बस अड्डे तक पहुंची और बस में बैठकर शहर पहुंची। अरे प्रीति, तू आ गई, आजा आजा, मैं तुझे अपनी बिल्डिंग में लेकर चलती हूँ। गौरी प्रीति को अपने फ्लैट में लेकर गई और उसने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। इससे मिल प्रीति, ये मेरी दोस्त रिया है और ये मनदीप और राजीव है। नमस्ते। हाय प्रीति, ये लड़के भी तेरे साथ रहता है गौरी? बिल्डिंग से मैं, फ्लैट अलग है, सामने वाला है। अच्छा अच्छा। प्रीति ने अपना सामान रखा और फ्रेश होने गई। फिर जब रात हुई तो बिल्डिंग के कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उसे अचानक ऐसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो मुड़कर चल दी, लेकिन तभी आवाज आई, कौन है? प्रीति, मारी जाओगी। नहीं प्लीज। प्रीति की मौत पक्की। प्रीति ने घबराकर अपने कमरे की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक गौरी, रिया, मनदीप और राजू उसके सामने कूद पड़े और बुरी तरह से हंसने लगे। अरे हम लोग तो मजाक कर रहे थे। यहाँ कुछ नहीं है, चल। हे भगवान, तुम लोग बहुत गंदे हो, मेरी जान ही निकल गई थी। सॉरी सॉरी, चल अब खाना खाते हैं। गौरी, रिया, मनदीप, राजीव और प्रीति सबने साथ में खाना खाया। खूब हंसी मजाक हुआ। फिर मनदीप और राजीव अपने फ्लैट में सोने चले गए। रात का समय हो चला था। बिल्डिंग की लाइटें धीमी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। उसी दौरान बिल्डिंग के कॉरिडोर में गार्ड धीमे धीमे चलते हुए जा रहा था। हर रात एक जैसी, लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो सामने राजीव खड़ा था। अरे राजीव बाबू, आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे रात में ऐसा मजाक मत करो राजीव बाबू। गार्ड मुस्कुराते हुए मुड़कर चलने लगा, लेकिन तभी राजीव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। गार्ड ने जैसे तैसे पलट कर देखा तो उसकी आंखें लाल थी, चेहरा जैसे कोई इंसान नहीं दानव हो। छोड़ दो, मुझे जाने दो। राजीव ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया, इतना अंदर तक कि गार्ड को सांस लेना भी मुश्किल हो गया और उसकी सांसें बंद हो गई। गार्ड तड़पने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और फिर वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। न तो उसकी चीख निकली, न ही किसी को कुछ पता चला। अगले सुबह बिल्डिंग के कॉरिडोर में गार्ड की लाश मिली। पुलिस को बुलाया गया, सब शॉक थे। सीसीटीवी फुटेज निकालो, देखते क्या हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया राजीव ने ही गार्ड को मारा। लेकिन जब पुलिस ने राजीव को पकड़ा और दिखाया तो वो बुरी तरह चीख पड़ा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तो राजीव, ये तुम ही थे, तुम ही ने उसे मारा है। क्या चल रहा है यार? तू पर क्यों? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। पुलिस राजीव को गिरफ्तार करके ले गई। सब सहमे हुए थे, पर डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही रात एक औरत की हत्या हो गई, बेहद डरावने तरीके से, और इस बार सीसीटीवी भी बंद था। ये कैसे हो सकता है? सीसीटीवी तो कल तक चालू था। राजीव को तो आपने पकड़ लिया था, तो फिर ये कौन था? मेरा सुझाव है, आप सब यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। ये जगह सुरक्षित नहीं है, बाकी हम पता लगा लेंगे। सबने मिलकर एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होने का फैसला लिया। रात हुई, सब सो रहे थे, लेकिन आधी रात को प्रीति की आंख खुली। उसने देखा सामने राजीव बैठा है। राजीव! उसकी चीख सुनकर सब जाग गए। कमरे में लाइट जलाई गई, सब सत्ते में थे। तू यहाँ कैसे? तुझे तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मैं भाग आया, मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था। ठीक है, बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। मनदीप बहाने से बाहर गया और सीधा पुलिस स्टेशन कॉल किया। राजीव हमारे साथ है, क्या वो वहाँ से भागा है? क्या बकवास है, राजीव तो हमारे लॉकअप में है, अभी हमारे सामने बैठा है। मनदीप के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो कांपते हुए कमरे में लौटा। तू कौन है? क्योंकि असली राजीव तो पुलिस स्टेशन में है। राजीव की आंखें चमकने लगी, उसका चेहरा बिगड़ने लगा जैसे कोई परछाई बन रही हो। तुम सब मरोगे एक एक करके। जैसे ही सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो एक साया बनकर हवा में गायब हो जाता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये जैसे कोई दिव्य शक्ति लग रही है। वो डर के मारे फौरन अपने पिता को फोन लगाती है और सब कुछ बताती है। पिताजी, यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। क्या हुआ? साफ साफ बोलो। अभी हमारे सामने हमारा दोस्त राजीव था, बल्कि वो जेल में है, और वो इंसान नहीं था पापा, वो कुछ और था। हे भगवान, ये तो छलावा लग रहा है, लेकिन ये तो गाँव में होता है, शहर में कैसे? गाँव में अब भी छलावा है क्या? नहीं, जब से तू शहर गई है तब से तो उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो कहीं वो मेरे साथ तो नहीं आ गया? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, क्या तुम किसी कच्चे रास्ते से तो बस अड्डे नहीं गई थी ना? हाँ, क्योंकि वो छोटा रास्ता है। तुमने क्या कर दिया प्रीति? उसी रास्ते से तो वो तेरे पीछे लग गया होगा। अब वो शहर में तेरे साथ पहुंच गया है। हे भगवान, बहुत संभल कर रहना बेटी, मैं कल आ रहा हूँ तुझे लेने। फोन करते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अब क्या करें? अगर वो किसी के भी रूप में आ सकता है तो हम पहचानेंगे कैसे? मतलब अब वो हमारे बीच भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ प्रीति, तुम्हें रास्ते में कोई अजीब इंसान मिला था क्या? नहीं, कोई नहीं मिला, मैं तो अकेले ही थी। फिर वो आया कैसे? चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। वो लोग रिसर्च करने लगते हैं, तभी एक आर्टिकल खुलता है।
छलावा सिर्फ रूप ही नहीं बदलता, वो शरीर में घुस भी सकता है। मतलब वो प्रीति के शरीर में घुसकर शहर में आ गया? मतलब मैं उसे अनजाने में अपने साथ ले आई। अब हमें अलग नहीं होना चाहिए, हम सब साथ में रहेंगे, नहीं तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि असली कौन है। हाँ ठीक है। सभी लोग एक कमरे में सो जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। तभी रिया की आंख खुलती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रिया, नीचे आओ, मैं आ गया हूँ। वो उठती है और खिड़की से झांकती है। नीचे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था। अर्जुन तुम आ गए। वो दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतरती है और बाहर दौड़ती है। अर्जुन उसे गले लगाता है, लेकिन अगले ही पल एक तेज चाकू उसके सीने में धंसता है। तुम अर्जुन नहीं हो। उसके सामने खड़ा चेहरा बदलता है। अब वो एक अजीब डरावना चेहरा था, छलावा का चेहरा। वो जोर से चीखती है। ऊपर सभी चौंक कर उठते हैं और नीचे भागते हैं। नीचे जाकर देखते हैं कि रिया की लाश जमीन पर पड़ी है और छलावा गायब हो चुका था। अब बहुत हो गया, हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। पिताजी से बात करनी होगी अभी। प्रीति दोबारा फोन मिलाती है। पिताजी, मेरी दोस्त रिया को छलावा ने मार डाला, उससे लड़ने का कोई तरीका बताइए। एक ही उपाय है, अगर छलावा किसी और रूप में हो और उसे आईना दिखा दो तो वो उस आईने में कैद हो जाएगा। लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि सामने खड़ा इंसान असली है या छलावा। फिलहाल बस कुछ घंटों की बात है, मैं सुबह 9-10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुबह के 10 बजे सब लोग कमरे में बैठे थे। चेहरों पर थकान, डर और बेचैनी थी। प्रीति, तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शायद आ गए। वो दौड़कर दरवाजा खोलती है। सामने रामलाल खड़ा था। प्रीति उनके गले लग जाती है, लेकिन तभी गौरी चिल्लाती है, रुको प्रीति, पीछे हटो। वो तेजी से आईना लेकर सामने आती है और रामलाल के चेहरे के सामने रख देती है। नहीं, रामलाल के शरीर से काला धुआं निकलने लगता है। वो धुआं एक साया बनता है और जोर की आवाज के साथ आईने में समा जाता है। ये तुम्हें कैसे पता चला कि अंकल में छलावा है? अंकल सीधे फ्लैट कैसे पहुंचे? उन्हें तो हमारा एड्रेस भी नहीं पता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, छलावा ही नहीं यहाँ लेकर आया। थोड़ी देर बाद रामलाल अपने होश में आ जाता है। नहीं, मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ पिताजी, और अब छलावा भी कैद है।